6 सितंबर 1965 इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो गया। भारतीय फौज ने लाहौर, सियालकोट और फिरोजपुर की तरफ से कसूर पर एक साथ रात की तारीकी में अचानक हमला कर दिया और जैसे ही उन्होंने आलमी सरहद अबूर की तो पूरी तरह से चौकस पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने उनका डट कर मुकाबला किया और फिर ये महाज अगले 17 दिन तक जारी रहा, जिसका खात्मा 23 सितंबर 1965 को हुआ। दोस्तों, 1965 की ये जंग आखिर कौन जीता? इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से तो मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत क्या है आज हम इस वीडियो में आपसे मुकम्मल शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई। पर इससे पहले अगर अभी तक आपने नॉलेज डिस्कवरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। 1947 में हुई सब कॉन्टिनेंट पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में ताल्लुकात कभी ठीक नहीं हुए और इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह मसला कश्मीर रहा है, जिसकी वजह से 1947 में ही दोनों ममालिक के दरमियान पहली जंग छिड़ गई जो 1948 तक जारी रही। मगर उसके बाद कुछ हालात थमने लगे, लेकिन दोनों तरफ से दिलों में उभरती हुई नफरत और भड़कती हुई आग कभी भी न थमी। आज हम जानेंगे कि आखिर 1965 की जंग क्यों हुई, वो क्या वजूहात थी। आइए पहले उन्हें समझते हैं। दोस्तों, मसला कश्मीर पर अब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुल 3 जंगें हो चुकी हैं, जिसमें आज़ादी के फौरन बाद से ही 1947 में पहली जंग शुरू हुई जो 1948 तक जारी रही। फिर 1965 की जंग की भी एक वजह मसला कश्मीर बना, जिसे हम वीडियो में आगे चल के ऑपरेशन जिब्राल्टर में एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा 1999 की कारगिल वॉर भी कश्मीर इशू पर ही हुई। दोस्तों, ये वो डिस्प्यूटेड लैंड है जिसका 55% एरिया इंडिया के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान में इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है और इसका 30% एरिया पाकिस्तान के पास है जो कि आजाद कश्मीर कहलाता है और बाकी का 15% एरिया चाइना के पास मौजूद है। दोस्तों, पार्टीशन से पहले 1941 के सेंसस के मुताबिक यहाँ 77% मुस्लिम आबादी आबाद थी, जबकि 20% हिंदू और 3% दूसरे मजाहिब के लोग। मगर मुस्लिम मेजोरिटी होने के बावजूद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बना, इस सब पर हम एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें सिर्फ कश्मीर इशू पर बात होगी। मगर इस वीडियो में हमारा फोकस 1965 की जंग पर है। दोस्तों, इस जंग की बुनियाद एक वीरान इलाके रन ऑफ कच्छ में होने वाली छोटी छोटी झड़पें बनी जो 7 अप्रैल 1965 में शुरू हुई। रन ऑफ कच्छ का पूरा इलाका भारतीय रियासत गुजरात और पाकिस्तानी सिंध के दरमियान ये एक ज़मीनी मसला था और पाकिस्तान ये क्लेम करता था कि ये जगह उसकी हदूद में है और हिकमत अमली के एतबार से पाकिस्तान बहुत फ़ायदे में भी था, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 26 मील के फासले पर पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन बदीन था, जहाँ से बजरिया रेल कराची का फासला सिर्फ 113 मील था और पाकिस्तान की 8वीं डिवीजन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर मौजूद था। दूसरी तरफ इंडिया की जानिब से कच्छ के इलाके पर पहुंचने के तमाम रास्ते तकरीबन नाकाबिले रसाई थे। सबसे नजदीक 31वीं ब्रिगेड अहमदाबाद में थी, जहां से नजदीकी रेलवे स्टेशन बोझ से 180 किलोमीटर के फासले पर था। झगड़े की इब्तिदा उस वक्त शुरू हुई जब इंडियन फोर्सेस को पता चला कि पाकिस्तान अपने 2 इलाकों को मिलाने के लिए 18 मील तवील एक कच्ची सड़क बना रहा है, जो सड़क कई मकामात पर भारतीय सरहद के 1.5 मील अंदर तक जाती थी। इंडिया ने इस मसले पर मकामी और सफारती सतह पर एहतजाज किया और फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुख्तलिफ महाज पर झड़पें शुरू हो गयी। दोस्तों, इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने इंडियन फौजियों की बनाई हुई चौकियों पर हमला किया और उनको खाली करवाने में कामयाब भी हो गए और इस तरह भारतीय फौज को बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। बाद में बरतानिया के मुतालबे पर दोनों फौजें अपने पुराने महाज पर वापस चली गईं। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जून 1965 में एक ट्रिब्यूनल कायम किया जिसका फैसला 1968 में हुआ और पाकिस्तान को टोटल 350 स्क्वायर मील एरिया दिया गया, जबकि पाकिस्तान 3500 मील का एरिया क्लेम कर रहा था। फारूक बाजवा ने अपनी किताब फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद में लिखा कि इससे पाकिस्तानी फौज को कम से कम महदूद सतह पर ही सही लेकिन इंडियन फौज की सलाहियत को आजमाने का मौका मिला। इंडिया के उस वक्त के डिप्टी चीफ जनरल कुमार मंगलम ने कहा कि इंडिया के लिए कच्छ
کچھ کی لڑائی صحیح دشمن کے ساتھ غلط وقت پر غلط جنگ تھی۔ ان جھڑپوں میں پاکستان انڈیا پر بھاری تو پڑا، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان کو یہ غلط فہمی بھی ہو گئی کہ شاید وہ کشمیر کی جنگ بھی بڑی آسانی سے انڈیا سے جیت جائے گا۔ پاکستان میں انڈیا کے سابق کمشنر شنکر باجپئی نے کہا کہ یہ تصادم انڈیا کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا، کیونکہ اس سے وہ پاکستان کے عزائم سے باخبر ہو گیا۔ 3 ماہ بعد جب پاکستان نے آپریشن جبرالٹر کا آغاز کیا، انڈیا کی فوج ان سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ آپریشن جبرالٹر، جس کا آغاز 7 اگست 1965 کو ہوا، یہ ایک کوڈ نیم تھا جس کا مطلب یہ تھا ٹو انفلٹریٹ جموں اینڈ کشمیر۔ یہ آپریشن صدر ایوب خان کے دور اور جنرل محمد موسیٰ کی قیادت میں شروع ہوا اور اس وقت کے فورن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اس آپریشن کو کرنے کا مقصد آزاد کشمیر میں ابھرتی ہوئی بغاوت سے فائدہ اٹھانا تھا۔ جنرل محمد موسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جو آزادی پسند کشمیری لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کو آزاد کیا جائے، تو ان کو پاکستانی آرمی ٹریننگ دے کر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھیجے گی، جس کے بعد جب یہ وہاں جا کر بغاوت کریں گے اور ان کا ساتھ وہاں پر موجود مقامی لوگ دیں گے تو ایک بڑی بغاوت کا آغاز ہوگا اور انڈیا کی جو بھی گورنمنٹ وہاں موجود ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور اس طرح کشمیر انڈیا سے علیحدہ ہو کر ایک ریاست بنے گا یا پاکستان سے الحاق کرے گا۔ اس منصوبے کی خبر جنرل ایوب کے علاوہ بس کچھ ہی بڑی بڑی عسکری اور سیاسی طاقت رکھنے والی قیادتوں کے پاس تھی۔ دوستو، پاکستان آرمی اور آزادی پسند کشمیری لوگ جب مقامی لوگوں کا بھیس بدل کر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں داخل ہوئے اور اس آپریشن کا آغاز کیا تو انہیں یہ معلوم تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اس وقت ان کے پاس کوئی پلان بی بھی موجود نہیں تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انڈیا نے ان تمام پاکستانی جاسوسوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کے خلاف آپریشن سٹارٹ کر دیا۔ انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ لوگ 30,000 سے 40,000 کی تعداد میں تھے، جبکہ پاکستان یہ تعداد 5,000 سے 7,000 کے درمیان بتاتا ہے۔ دوستو، اس آپریشن کو کرنے کی بنیادی وجہ پاکستانی فوج کی کچھ غلط فہمیاں تھیں جو جنرل محمد موسیٰ خان اور ان کے ساتھیوں کے ذہنوں میں تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ 1962 کی انڈو چائنا وار نے انڈین آرمی کو کمزور بنا دیا ہوگا، تو یہ ایک اچھا موقع ہے انڈین آرمی کو سبق سکھانے کا اور کشمیر کو ان سے آزاد کروانے کا۔ اس کے علاوہ اس آپریشن کی وجہ رن آف کچھ کا بارڈر ڈسپیوٹ بھی تھا اور ایک اور بڑی وجہ دسمبر 1963 میں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں موجود حضرت بال شرائن میں ہوئی ایک مذہبی گستاخی بھی تھی۔ وہاں کے مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اس شرائن میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک موجود تھا، جسے غائب کر دیا گیا اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ تو پاکستانی آرمی نے وہاں کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کا یہ سب سے بہترین موقع سمجھا، کیونکہ کشمیری مسلمان پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں تھے اور ان سب غلط فہمیوں کی وجہ سے جب پاکستانی آرمی اور کچھ مجاہدین انڈین آکوپائڈ کشمیر میں داخل ہوئے تو انہیں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو جلد از جلد ایک نیا آپریشن کرنے کی ضرورت پڑی، جسے انہوں نے آپریشن گرینڈ سلیم کا نام دیا۔ دوستو، آپریشن گرینڈ سلیم کو 1 ستمبر 1965 کو لانچ کیا گیا اور اس کو اس وقت لیڈ جنرل اختر حسین ملک کر رہے تھے۔ اس آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ انڈین ایڈمنسٹریٹر جموں اینڈ کشمیر میں موجود اخنور برج کو تباہ کر کے انڈین آرمی کی کشمیر تک پہنچنے کی مکمل رسائی ختم کر دینا تھی، کیونکہ یہ راستہ انڈیا کے لیے جیگولر وین کا کام کرتا تھا اور وہ اسی راستے سے اپنی تمام سپلائی حاصل کرتے تھے۔ شروع میں جنرل اختر حسین کی قیادت میں پاکستانی فوج کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر یہ آپریشن ناکام تب ہوا جب صدر ایوب خان کے کہنے پر کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ نے جنرل اختر حسین سے یہ کمان واپس لے کر جنرل محمد یحییٰ کے حوالے کر دی، جس کے بعد یہ آپریشن سست روی کا شکار ہوا اور پھر اس محاذ پر بھی انڈین آرمی برتری حاصل کر گئی اور پاکستانی فوج کا اخنور برج کو چوک کرنے کا خواب مٹی میں ملا دیا اور پھر اس جارحیت کا بدلہ لیتے ہوئے انڈین آرمی نے انٹرنیشنل باؤنڈری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 6 ستمبر 1965 کے دن اپنی فوجیں پاکستان کی سرحد پر اتار دیں۔ حالانکہ پاکستان لائن آف کنٹرول پر جا کر لڑ رہا تھا، وہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں تھا، مگر انڈیا نے لاہور اور سیالکوٹ کی طرف سے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے حملہ کر دیا اور پھر ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا، کیونکہ پاکستانی فوج نے اس دن اپنے ملک کا بڑی بہادری سے دفاع کیا۔ اس دن کو تمام پاکستانی ڈیفنس ڈے کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ پریزیڈنٹ جنرل ایوب خان اس دن تمام پاکستانی عوام کو ریڈیو پاکستان کے ذریعے سے کچھ اس طرح آگاہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔
और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तो हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। दोस्तों, ज्यादातर ये जंग लैंड फोर्स पर मुश्तमिल थी, मगर इसमें फिजाइया ने भी अपना किरदार निभाया और पाकिस्तानी फिजाइया इंडियन फिजाइया से मजबूत रही। अगरचे पाकिस्तान के पास जंगी तियारे भी इंडिया से कम थे, मगर हिम्मत और बहादुरी से काम लेते हुए पाकिस्तानी शहीनों ने इंडियन फिजाइया का डट कर मुकाबला किया। लाहौर पर हुए हमले के बाद पाक फिजाइया के नौजवानों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला करके तकरीबन 10 भारतीय जंगी तियारे तबाह कर दिए। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक जानबाज पायलट मोहम्मद महमूद आलम ने 60 सेकंड के अंदर अंदर 5 भारतीय तियारे गिराकर एक आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिनमें से पहले 4 तियारे उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड में ही तबाह कर दिए। इस तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में काफी हद तक कामयाब रही। अगर स्टैट्स की बात करें तो दोनों ममालिक इस एयर वॉर में अपनी अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उन्होंने कुल 104 भारतीय एयरक्राफ्ट तबाह किए और उनके खुद के सिर्फ 19 ही तबाह हुए, जबकि इंडिया ये क्लेम करता है कि उन्होंने 73 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स तबाह किए और 35 के करीब उनके अपने एयरक्राफ्ट लॉस्ट हुए। 1965 जंग के असली हीरो मेजर अजीज भट्टी कहलाए। उन्हें बरकी के मकाम पर तैनात किया गया था और उनके पास भी तकरीबन 100 के करीब फौजी थे और मुकाबले में पूरी भारतीय फौज की डिवीजन यानी 10,000 से ज्यादा भारतीय फौजी थे, मगर फिर भी मेजर अजीज भट्टी 6 रोज तक भारतीय फौज से भरपूर जंग करते रहे और उन्हें इस गांव पर काबिज नहीं होने दिया। 10 और 11 सितंबर की रात को भारतीय फौज के 2 बटालियंस ने बरकी पर हमला किया तो मेजर अजीज भट्टी अपने प्लान के मुताबिक BRB नहर क्रॉस करके मगरबी किनारे पर आ गए। नहर पार करने से पहले 3 भारतीय फौजियों ने जिंदा पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। फिर नहर के मगरबी किनारे पर आकर भी वो लड़ते रहे। 12 सितंबर 1965 के रोज उन्होंने दुश्मन के 3 टैंकों को आते देखा। वो नहर के बुलंद किनारे पर खड़े हो गए और इनमें से 2 टैंकों को अपनी तोपों से तबाह कर दिया। तीसरे टैंक का गोला उनके सीने पर लगा और वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी पर उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। ये 1965 की जंग 17 दिन बाद 23 सितंबर को खत्म हुई और ये सीज फायर यूनाइटेड नेशन ने करवाया। तो इस जंग में नूरजहां के मिली नगमों ने पाक फौज के जवानों में और पूरी कौम में वो जोशो जज्बा और जुर्रत डाली कि इंडियन फौज के सारे अजाइम खाक में मिल गए और उनका लाहौर में दोपहर का खाना खाने और चाय पीने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। नूरजहां का मिली नगमा ए पुत्र हटाते नहीं विकदे रेडियो पाकिस्तान में गूंजता रहा। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार पाकिस्तानी कौम ने भी अपनी फौज का भरपूर साथ दिया। जख्मी फौजियों को खून के अतियात दिए और उनका हौसला बढ़ाने बाहर निकल आए और कश्मीरी मुजाहिदीन ने श्रीनगर के करीब 2 पुल और 1 सड़क तबाह करके ये बता दिया कि हम सब भी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस जंग में चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद की और भारत के साथ अपने बॉर्डर पर लाखों फौजी भेज दिए। इस वजह से भी भारत जंग बंदी पर मजबूर हुआ। जंग के बाद जनवरी 1966 में ताशकंद में पाक भारत मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात सोवियत यूनियन की निगरानी में करवाए जा रहे थे। 10 जनवरी को मुआहिदा-ए ताशकंद तय पाया। इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक की फौजें जंग से पहले वाली पोजीशन में वापस चली जाएंगी। दोनों ममालिक ने एक दूसरे की सरहदें खाली कर दी और जंगी कैदी रिहा कर दिए। मुआहिदा-ए ताशकंद के दौरान एक अहम वाकया ये हुआ कि भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री वफात पा गए। अयूब खान ने उनके जनाजे को कंधा भी दिया। मुआहिदा-ए ताशकंद के तहत मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल सका था और इस जंग में नाकामी की वजह अयूब खान के इक़्तिदार को समझा गया, जिसकी वजह से इनके वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही इनको छोड़ दिया और इनके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दी। 1969 में अयूब खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। दोस्तों, ये थी 1965 की एक मुख्तसर सी दास्तान। अगर आपको हमारी ये हिस्टोरिक वीडियो अच्छी लगी तो नॉलेज डिस्कवरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।